अफगानिस्तान में जो हो रहा है इसका इल्ज़ाम अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर धरा है, जिसका पाकिस्तान ने भी साफ साफ जवाब दिया और कहा कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान को अब जिस तरह से इस मामले में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी अफगान नायब सदर के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम धरना इंतहाई नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो चाहता है कि तालिबान जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। सबसे ज़्यादा संजीदा कोशिश अगर कोई मुल्क कर रहा है अफगान मसले को हल करने के लिए तो वो पाकिस्तान ही है। DJISI भी कहते हैं कि अगर ऐसे इल्जामात लगते रहे तो फिर हालात बेहतर नहीं हो सकते। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफगान उमूर इस्माइल खान मौजूद हैं। इस्माइल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए। अफगानिस्तान में अमन को लेकर हमारी पॉलिसी क्या है, हमारा रोल क्या होगा, क्या हमने ये डिफाइन कर लिया? देखिए, पॉलिसी तो ऑब्वियसली यही है कि इंट्रा अफगान डायलॉग हो। पाकिस्तान तो नहीं चाहता कि तालिबान अकेले बज़ौर शमशीर काबुल फतह कर लें और फिर वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो, क्योंकि जब फरीकैन में जब तक बामी रजामंदी के साथ कोई एग्रीमेंट ना हो जाए पावर शेयरिंग के हवाले से, उस वक्त अफगानिस्तान में अमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे पार्टीज हैं, उनके अपने अपने स्टेक्स हैं। तो बदकिस्मती से वो मसला उनका बीच में हल हो नहीं पा रहा। अभी जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, मेरे ख्याल में एक लास्ट डिच एफर्ट है, क्योंकि दोहा में जो मुज़ाकरात हैं इस वक्त वो तातुल का शिकार है। तो पाकिस्तान अपनी तय कोशिश कर रहा है कि जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है, माजी में आप चूँकि इस मामले से हमेशा से मुंसलिक रहे हैं, हम भी सब इससे मुंसलिक रहे हैं। माजी में जब हम इसको कवर कर रहे थे तो उस वक्त हमें ये पता चलता था कि एक ख़ास पॉलिसी है हुकूमत पाकिस्तान की या रियासत पाकिस्तान की। अगर हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें तो पहले ये था कि हम मुजाहिदीन के साथ थे, और दूसरी बार आए तो हमने मुजाहिदीन की सुलह कराने की कोशिश की, और तीसरे फेज़ में हमने तालिबान को सपोर्ट किया। अब ये जो तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें क्या हमारा रोल माजी से मुख्तलिफ है या माजी जैसा ही हम कोई किरदार अदा करने जा रहे हैं? क्या हम वाकई इस पे काम करें हैं कि एक इनोवेटिव पॉलिसी, एक जामे पॉलिसी लेके आई जाए? देखिए, दो चीज़ें इसमें है। एक तो ये कि अफगानिस्तान में हमारी जो इन्वॉल्वमेंट रही है मुजाहिदीन के ज़माने से, और 9/11 के बाद 2001 में जब अमेरिकन ने अफगानिस्तान पे हमला किया और फिर यहाँ पहुंचे अफगानिस्तान में, तो इन सब सारे अरसे में अफगानिस्तान में जो कुछ होता रहा है हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से और पॉलिसी की वजह से, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। यहाँ पे आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में मुजाहिदीन और काबुल हुकूमत के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पे क्लाशनिकोव का ड्रग कल्चर और नशियात और ये प्रोग्राम शुरू हो गया। तालिबानिजेशन तो अफगानिस्तान में उसके असरात ये हुए कि वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गई, मुख्तलिफ किस्म की फ़िरक़ावाराना जो तंजीमें थी उनको वहाँ पे तरबियत गाहें मिली, अलकायदा पहुंचा। फिर उसकी वजह से पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा, अभी भी मसाइल हैं वहाँ पे, मिलिट्री ऑपरेशंस करने पड़े। तो मेरे ख्याल में एक रियलाइजेशन है कि जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी खान साहब कता कलामी की माजरत, अगर इसको थोड़ा सा प्रोसेस को आगे लेके चलें, बज़ाहिरन लगता ये है और तमाम दुनिया भी इसके ऊपर तकरीबन अब एग्री कर चुकी है या वो यही एक्सपेक्ट कर रही है कि चंद दिनों की नहीं तो हफ्तों की नहीं तो चंद महीनों की बात है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर इफ़ेक्टिवली अपना कंट्रोल कायम कर लेंगे, या कम से कम कुछ पॉकेट्स के अंदर ना भी हो तो काबुल वगैरह फतह हो जाएगा, इन काबुल करंट गवर्नमेंट से फॉल हो जाएगा। जब तालिबान, लोग ये कहते हैं कि जब तालिबान अपने अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल अपना कायम भी कर लेंगे तो भी कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं, रशीद दोस्तम दीगर इस तरह के लोग हैं जो कि जिनके पास कुछ एबिलिटी रहेगी तालिबान को आर्म्ड रेजिस्टेंस देने की। सवाल ये है कि जो करंट गवर्नमेंट है, जो अमेरिका इंस्टॉल्ड इफेक्टिवली गवर्नमेंट है, अशरफ गनी वाली जो गवर्नमेंट है, और जो उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिसमें NSA भी उनका वाइस प्रेसिडेंट भी दीगर लोग, इनकी क्या पावर होगी एक दफ़ा गवर्नमेंट फॉल हो जाने के बाद? क्या ये किसी
रेजिस्टेंस के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे? क्या ये मुल्क से भाग जाने का इनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है? ये करंट गवर्नमेंट के साथ जो हम बात कर रहे हैं, इसकी क्या फ़ायदा है? क्या 3 महीने बाद ये वाले प्लेयर्स अफगानिस्तान में रेलेवेंट भी होंगे या नहीं होंगे? देखिए, इसमें मसला भी यही है इस वक्त कि जो काबुल में जो रूलिंग एलीट है वो उनके अपने काफ़ी स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में। अगर कोई पावर शेयरिंग का कोई मसला कोई उसका हल निकलता है तो उनको उसमें अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। जो दूसरे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान में या काबुल में, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो और पावर शेयरिंग हो। तो एक तो मसला ये है कि जो जिनके स्टेक्स हैं वो विलिंग नहीं है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के में जो तालिबान है वो भी इस वक्त फिलहाल इस मूड में नहीं है कि वो पावर शेयरिंग फार्मूला पे बात करें। वो उनके ख्याल में वो बात तब करेंगे जब उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, उसके बाद फिर वो इनवाइट करेंगे लोगों को कि वो उनके साथ वो पावर शेयरिंग करें। तो ये एक ऐसी जो इस वक्त जो मसला है वो बेसिकली यही है कि तालिबान इस वक्त पावर शेयरिंग पे डिस्कशन के लिए तैयार नहीं है। अफगान गवर्नमेंट जो है जो वहाँ पे खान साहब, क्या अफगान गवर्नमेंट की फॉल के बाद, जो कि सारी दुनिया कहती है कि अब इनेविटेबल है, क्या उसके बाद जो भी हम आज बात अशरफ गनी से या अमरुल्लाह साले से या मोहिब जो उनके एनएस से हैं उनसे कर रहे होंगे, क्या उसके कोई रेलेवेंस होगी? विल दे हैव एनी इन्फ्लुएंस आफ्टर जब हुकूमत अफगानिस्तान की फॉल हो जाएगी? तो जो भी कमिटमेंट्स अशरफ गनी के साथ की होंगी, क्या वो कमिटमेंट्स अशरफ गनी साहब आप होल्ड कर सकते हैं? क्या उसमें वो किसी रेजिस्टेंस का हिस्सा बनेंगे? क्या व्हाट इज द वैल्यू कि हम करंट गवर्नमेंट के साथ कोई लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग की बात करें? ये प्लेयर्स भी होंगे मौजूद अब से 6 महीने बाद अफगानिस्तान में या नहीं होंगे? देखिए, मसला ये है कि करंट वैल्यू की बात ये कि इस वक्त एट द मोमेंट अफगानिस्तान में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक ही गवर्नमेंट है जो अशरफ गनी की हुकूमत है। अगर वो अमेरिकन बैक्ड है, इंस्टॉल्ड है, इलेक्शन से जीत कर आए हैं, वो तो एक अलग है कि पाकिस्तान में तो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में तो जीत कर आए हैं, तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक गवर्नमेंट है और आपको एज अ गवर्नमेंट आपको दूसरे गवर्नमेंट के साथ ही डील करना पड़ता है। तो वो तो एक है सिचुएशन जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते। मसला इस वक्त ये है कि काबुल हुकूमत के साथ आप निगोशिएट करेंगे एज अ गवर्नमेंट, लेकिन जो दूसरे मुतहारिब ग्रुप है, सबसे बड़ा फिर एक दूसरा प्लेयर जो है वो फिर अफगानिस्तान में तालिबान है। तो आपने कोशिश करनी है कि इनको बैठा के कोई पीस प्लान, कोई प्रोग्राम आगे चले, सीज फायर हो, मुज़ाकरात हो, कोई पावर शेयरिंग की कोई शिकल, कोई खमखाल नजर आए। इस वक्त जो मसला है काबुल में जो रूलिंग इस वक्त वो मेरे नहीं ख्याल कि वो चाहते हैं कि वो अपनी टर्म्स में मुज़ाकरात चाहते हैं, अफगान तालिबान अपने टर्म्स में मुज़ाकरात चाहते हैं। इस्माइल भाई, हमने एक और चीज़ ये देखी है कि कुछ चीज़ें हमारी तरफ से ऐसी कही जा रही हैं या ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बहुत कुछ हम कर रहे हैं। बात यह है कि 2010 में तालिबान ने ये बात वाज़े तौर पे कही थी कि हम सिर्फ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करेंगे, काबुल हुकूमत के साथ नहीं करेंगे। 2020 में मुज़ाकरात 10 साल गुजर गए, 10 साल बाद भी उन्होंने जो मुज़ाकरात किए तो किए उन्होंने अमेरिका से ही, और वो उसी शर्त पे किए कि दरमियान में काबुल हुकूमत नहीं रही। तो जब उन्होंने तालिबान ने इतना सख्त मौक़िफ़ 10 साल अपनाए रखा, अब क्या आपको लगता है कि दोहा में कोई नरमी पाकिस्तान की इंटरवेंशन से पैदा हो सकती है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ये है कि एक चीज तो हुई है मेरे ख्याल में जो कि रिकॉग्नाइज हुई भी है, एक्नॉलेज भी हुई है, उससे कता नजर कि वो कितना ये सक्सेसफुल ये सारा एक्सपेरिमेंट रहा है। दोहा में तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस, फिर दोहा में तालिबान को इस पे राजी करना कि इंट्रा वार डायलॉग हो, उसमें पाकिस्तान ने काफी रोल प्ले किया है और उनको एक्नॉलेज हुआ है। अब ये कि उनको सामने तो बिठा दिया गया है, लेकिन मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं रहे। बढ़ क्यों नहीं रहे? इसलिए कि तालिबान, मैंने आपको कहा कि वो बात
تب کرنا چاہتے ہیں جب وہ افغانستان پر مسلط ہو جائیں، زبردستی قبضہ کر لے کابل پہ. اس کے بعد وہ مذاکرات کریں گے، مذاکرات اپنے ٹرمز پہ کریں گے. ان کے حساب سے انکلوسیو گورنمنٹ وہی ہوگی جس میں وہ لوگوں کو، جن لوگوں کو وہ چاہتے ہیں ان کو انکلوڈ کریں. خان صاحب وقت کی تھوڑی سی قلت ہے، ایک مزید تھوڑا سا واضح کر دیجئے گا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ان کا ٹرپ ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹرانس افغانستان یہاں پہ ٹرین لائن آئے گی جس سے سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیوٹی ہوگی، دیگر چیزیں ہوں گی. یہ کس چیز پہ منحصر ہے؟ یہ کس ایریا کی بات ہو رہی ہے؟ کیا پورے افغانستان کے اندر کسی سٹیبلٹی کے اوپر یہ منحصر ہے، یا کوئی ایسا روٹ ہے جو کہ افغان طالبان کنٹرولڈ ایریا سے گزرا ہے؟ اس کا ذرا ہمیں پکٹوریلی تھوڑا سا بتائیے کہ یہ روٹ کیسے آپریٹ کرے گا. دیکھیں اب یہ نارتھ ساؤتھ کا پروگرام ہے سارا. ایک جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پشاور سے تورخم، جلال آباد، کابل سے بیونڈ، پھر مزار شریف، حیرتان اور ازبکستان سے کنیکٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا چمن سے پھر آگے قندھار اینڈ آنورڈز. دو اس وقت پروگرام چل رہے ہیں، اور یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں پہ شورش ہے. جو پروونشل کیپٹلز ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہیں. رورل ایریاز میں ڈسٹرکٹس جو ہے، کچھ جگہ پہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ طالبان کے پاس ہیں. خدا نخواستہ خانہ جنگی ہوتی تو پھر سارے افغانستان میں پرابلم ہوگا. تو اسٹیبلٹی کے بغیر، کوئی گورنمنٹ سسٹم آف گورننس کے بغیر، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے، یہ جو ریلوے ٹریک ہے فرام پاکستان ٹو ازبکستان، ٹریڈ ابھی آپ دیکھ لیں، کچھ ٹریڈ ہوئی بھی ہے وہاں ازبکستان اور پاکستان کے بیچ میں. جی 48 آورز میں یہاں سے کارگو ازبکستان، اور وہاں سے 48 آور میں. سو اٹ از اے سکسیسفل آپریشن، شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں کارگو آپ کا. پھر آپ کی اگر ریلوے لائن ہو تو کیا کہنے. لیکن اس کے لیے افغانستان میں امن بہت ضروری ہے، نہ ہو تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سینئر صحافی اور ماہر افغان امور اسماعیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.